इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 1, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जिसमें बंधुओं के बारे में, जाति कैसे बंधन थे उसके बारे में, कैसे कैसे वर्ग हुआ करते थे उनके बारे में इस पूरे अध्याय में, चैप्टर में पढ़ने को आपको मिलेगा। इसमें देखिए हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे। आरंभिक समाज के, शुरुआती समाज के लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच की कहानी को हम यहाँ पर जानेंगे। लगभग 1200 वर्षों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इच्छा हो रही ना कि हाँ जल्दी से पढ़े, थोड़ा जाने कि क्या हुआ था इन 1200 साल में। चलिए बताते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे, सब मानते हैं। और इनमें से कुल परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः देखा जाए तो वन क्षेत्रों में, उदाहरण पे तो जंगल के इलाकों में कृषि का विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा और वहां पर रहने वाले लोग जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारा कोशिश किए। उनके जीवन में परिवर्तन हुआ भी। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, जो शिल्प को देखकर, कुछ आकृति को देखकर समझकर कुछ लिख दिया करते थे, तथा संपत्ति के असामान्य वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। और संपत्ति की असमान वितरण, एक सीमा के अंदर वितरण होता है, बंटवारा होता है तो अलग बात हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सीमा को तोड़कर लोग वितरण करने लगे, बांटने लगे, समाज बांटने लगे। आज करीबन 3000 से 4000 जाति हिंदुस्तान में है। कितना? 3 से 4000 जाति पूरे भारत में है। कैसे है भैया? हमारी वजह से है ना, दूसरे की वजह से थोड़े है। तो यही सब कारण है कि इसमें बंटवारा होते क्या। मैं नहीं बोल रहा हूं कि संपत्ति केवल इसी की हो सकती है, धन दौलत जमीन जायदाद हो सकता है, नहीं, भावनाएं भी होती है, जात धर्म ये सब जो बांटा गया उसकी बात मैं कर रहा हूं। आज इसमें आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा कि इतिहास कुछ अलग चीज है भैया, अलग चीज है। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः कोशिश करते रहते हैं, तो प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। इतिहासकार साहित्य को पढ़ते हैं और उसी से समझते हैं। कुछ ग्रंथ जो है सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं कि भैया सामाजिक व्यवहार कैसा होगा। अन्य ग्रंथ जो थे समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत कर देते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। यहाँ पर कुछ हीरोज के बारे में पढ़ने को मिलता है। अभिनायक मतलब हीरो इंग्लिश में इसको हीरो बोलते हैं। आज भी हम लोग ओ फल्ला माय फेवरेट हीरो, वही तो उसको पहले अभिनायक बोलते थे, फिर यहाँ पर उसे बड़ा अभिनायक। तो अभिनायक झलकता है इतिहास के पन्नों में। जैसे में कृष्ण, राम, बलराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, जनक, ये सब एक हीरोज के रूप में यहाँ पर आए और नायक के रूप में यहाँ पर सामने दिखे हमें। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ में, चाहे कोई भी अभिलेख हो, किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता हो, कैसा भी लिखा गया हो, कोई भी समुदाय उसको लिखा हो। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि यह ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना की गई, उसके बारे में भी यहाँ पर बताना होता है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, यह बात जरूरी है कि बताना, तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में इसकी सावधानी से इस ग्रंथों का प्रयोग करेंगे तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार जो अभी चलता है ना, दूसरे के रीति रिवाज, व्यवहार, यहाँ पर रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। जब इन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथों के अंदर की कहानी पढ़ेंगे, तो मालूम चलेगा कि जो समाज हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं उसी का प्रचलन अभी हो रहा है, लेकिन थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ कर आवश्यकता के अनुसार लोग उसको बांट दिए हैं।
ये तस्वीर आप देखो, तस्वीर देखने से क्या समझ में आता है? तस्वीर देखने से यही समझ में आता है कि यह एक महाभारत का दृश्य है। मृण्मयी मूर्ति कला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। कभी आप जाओ, घूमो, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी घूम कर आऊंगा, तो मैं बताऊंगा। अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं गया हूं अभी उधर, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, कैसे चला जाऊं। चलो आगे देखते हैं। यदि हम इन ग्रंथों का इस्तेमाल सावधानी से करें तो हम इनके रीति रिवाज, व्यवहार, आचार के बारे में जान सकते हैं। अब उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपमहाद्वीप के इस द्वीप के, भारतवर्ष के एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है जिसको महाभारत बोला जाता है। उसका विश्लेषण देखेंगे, यह महाकाव्य का केंद्र है जिसमें हमें समझ में आएगा कि हमारी जीवनी कैसे होनी चाहिए, हमें सीखना क्या चाहिए। और ये अभी वर्तमान रूप में करीबन 1,00,000 श्लोक उसमें लिखे गए हैं, और 1,00,000 श्लोक कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है और इस ग्रंथ की रचना 1,000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इसकी रचना की गई और इनमें निहित कुछ कथाएं, तो जो कुछ कथा बच जाता है, कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। ऐसा नहीं कि जब लिखा गया तभी हो, उसके पहले भी इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करते थे। महाभारत हुआ है अपने धरती पे, रामायण हुआ है अपने धरती पे, राम जन्म लिए हैं अपने धरती पे, कृष्ण जन्म लिए हैं अपने धरती पे, बलराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जन्म लिए हैं अपने धरती पे। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। जब राम सेतु हो सकता है तो राम का जन्म भी हो सकता है। महाभारत के मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच में है। आप सब जानते हैं, धृतराष्ट्र और पांडव के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में ये सब चल रहा था। 2 परिवार थे। ऐसे परिवार तो एक ही था लेकिन 2 भाई थे, पांडव और कौरव। तो उनके बीच हुआ युद्ध का चित्रण है 2 परिवारों के बीच का। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं और इस ग्रंथ का कुछ ऐसा भाग भी है जो दूसरे समुदाय के व्यवहार, विचार, रीति रिवाजों को तय करते हैं। यदा कदा हम बात कर लें तो, किंतु हमेशा नहीं बात कर सकते, यदा कदा कभी कभी। इस ग्रंथ में मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाया गया है। सही में समाज में क्या हो रहा है उसी को इस ग्रंथ में बताया गया, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ बता दिया गया होगा। और समाज में वही होते रहा है। एक जमाना था जो बड़े भाई को भगवान के रूप में लोग मानते थे। आज जमाना है कि वो जमाना खत्म। बड़ा भाई कैसा बड़ा भाई? माता पिता को भगवान के रूप में माना जाता था, लेकिन फिर भी आज वृद्धा आश्रम क्यों है, बाल आश्रम क्यों है? चलो बाल आश्रम तो ठीक है भैया, किसी के माता पिता मर जाते हैं तो बच्चा को उसमें लोग डलवा देते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम काहे को? इसलिए पहले तो पागल खाना भी नहीं हुआ करता था, वृद्धा आश्रम भी नहीं हुआ करता था, अस्पताल भी नहीं हुआ करता था, किसी का किडनी फेल नहीं होता था, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। लेकिन आज सबको हार्ट अटैक आ रहा है। जो शहरी जीवन में जिएगा मरेगा, वो ये तय है कि वो मरेगा। लेकिन शहरी जीवन जीने के बाद फायदे भी हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है, चारों तरफ घूम सकते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, जिधर मन करे उधर जाओ। और गांव में क्या रखा है, गोबर पाथोगे, चिपड़ी पाथोगे, खेती बाड़ी करोगे, पढ़ाई लिखाई करके बाल बच्चा करोगे, बस जिंदगी खत्म। लेकिन सही जिंदगी वही है जो सब काम करो और उस काम से आगे निकल जाओ, वही जिंदगी सही है। क्योंकि उसके अलावा कोई जिंदगी दूसरा नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई दूसरा जिंदगी नहीं है। बस इसी जिंदगी को लेकर आगे चलो, हर काम करो, लेकिन समय आने पर उस काम से निकल जाओ। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना
क्या इंगित करती है, क्या उनकी अवहेलना किया जा सकता है? जो भी लिखा गया है मैं कभी पढ़ूंगा ठीक से तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, हर एक श्लोक का वहां पर तोड़ आपको मैं बताऊंगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अर्जुन ने सुना है, ठीक है। यहाँ पे देखो महाभारत की कथा, ये है अपना महाभारत की कथा। श्लोक है मग्धधान सुरुचित्रम चैत्यकांत क्षमा द्रवन। मुझे थोड़ा संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ठीक से। चलो यहाँ पर महाभारत का श्लोक स्मरण करते हैं। 1919, आज से करीबन कितना साल पहले? 100 साल पहले, 102 साल पहले, ठीक है, 102 वर्ष पहले। तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस, उस समय संस्कृत विद्वान थे बीएस सुक्थांकर, क्या नाम था? बीएस सुक्थांकर। उनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी और उनके विद्वानों ने मिलकर महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया कि भैया हम यहाँ पर वो महाभारत का सारा श्लोक को स्मरण करके यहाँ पर लिख डालेंगे, और इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे वो भी उनको बताया गया और वो बताए भी। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया और देश भर से सैकड़ों हजारों वहां से पृष्ठ पन्ने लाए गए जो महाभारत को अलग अलग भाषा में लिखा गया था। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। और वहां आगे सुनो क्या हुआ। पहले महाभारत पांडुलिपि में लिखा गया था और पांडुलिपि के बाद संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत के बाद हिंदी में आ गया। वही बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को उन लोगों ने ढूंढा और उसको पढ़ने का उसका तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उन सभी श्लोकों का उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया और 13,000 पन्नों में महाभारत को सामने लाए और 13,000 पन्ना में उसको छपवाकर बेचना चालू किया, उसको वितरण चालू हो गया। और इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए, 47 ईयर। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई थी। पहली थी संस्कृत के कई पाठकों के अनेक अंशों में समानता थी, एक जैसा ही लिखते थे। यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि समूचे उपमहाद्वीप में, उत्तर में कश्मीर में और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक की पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई और एक जैसा ही वहां पर देखने को मिला। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, चाहे आप गुजरात से लेकर आप उधर जाओ, अफगानिस्तान के इलाके तरफ जाओ, सब जगह पर एक ही चीज लिखा गया था, उल्टा सीधा कुछ नहीं, सब एक ही जैसा है। हाँ, थोड़ा सा भाषा अलग हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर यह हो जाती है जो स्पष्ट हुई दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में, जब महाभारत हो रहा था तो उस समय अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए थे। बाकी के राज्य के भी राजाओं ने उनमें भाग लिया था, लड़ा था। चलो भैया लड़ेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, भगवान की कृपा से देखा जाएगा। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ्य की टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया था और 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी ज्यादा इन प्रभेदों का ब्यौरा देता है और 13,000 में से करीबन 12 दूना 6 दूनी 12, तो करीबन 9,000 पन्नों में बाकी के राजाओं के बारे में प्रभेद लिखा गया है। बाकी के अलग के जितने भी आस पड़ोस के थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, किसी एक के बारे में नहीं, सबके बारे में। महाभारत का परिवार जब से शुरू हुआ अंत हुआ तब तक लिखा गया है 13,000 पन्नों में, ठीक है। आज उस बढ़ गया है, आज बढ़कर कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया है,
लेकिन आपको गीता का श्लोक आपको मिलेगा 1700 पेज में, 1600 से 1700 पेज मिलता है बस। एक तरह से यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो यह प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीली स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह वह संवाद द्वंद और मैत्रिक दोनों को ही चित्रित करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ऐसे प्रभेद थे, ऐसे प्रभेद के कारण थे जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, जो सबसे प्रभाव डालती हो, लचीले स्थानीय विचार आचरण, उसके बीच में संवाद चालू करवा दिया। और इस संवाद के बीच में जो द्वंद और मैत्रिक हो रहा था ना, द्वंद हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बारे में यहाँ पर चित्रित किया गया है, चित्र बनाकर यहाँ पर बताए गए हैं और उन्हीं का चरित्र वहां पर लिखा गया है। क्योंकि उसी दो परिवारों का चरित्र हमें आज सिखाता है कि भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जो हमने यहाँ पर चित्र 3.2 देखा है, यहाँ पर लिखा गया है समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंग यहाँ पर बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित किए गए हैं। प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए हैं, और छोटा मुद्रण सब पांडुलिपि है, पांडुलिपियों में पाए गए हैं और पाठ भेदों को दर्शाते हैं जिन्होंने ध्यान पूर्वक तालिकाबद्ध किया था, ध्यान पूर्वक इसको लिखा था, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना किसी चीज को ट्रांसलेट करने में। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः इन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। यहाँ पर समझो फिर से, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों ने लिखा है, उनके द्वारा उन्हीं के लिए लिखा गया था। हम उसी का आज अनुसरण करते हैं, उसी पर चल रहे हैं। 19वीं सदी और 20वीं सदी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते समय इन ग्रंथ को साहित्य, यहाँ पर सतही है, जमीन से लगा हुआ, सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा, नहीं तो नहीं लाया जाता होगा। दो हो सकता है, लेकिन जैसा ये किताब लिखा गया है वैसा ही व्यवहार में भी लाया जाता था। लेकिन बाहर के लोग मानते नहीं मानते थे, इसलिए हमला करते थे। हम लोग शांति के दूत, शांति शांति शांति, कौन वागथुर को चल जाता था। लेकिन अब नहीं, तुम आओगे परमाणु लेकर, हम हाइड्रोजन मारेंगे, तुम थोड़ा सा क्षति पहुंचाओगे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे, ऐसा हम कलेजा रखते हैं। अब कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। उसमें इन अध्यायों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ, एक ग्रंथ है आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ, आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। कैसे? किंतु इन आदर्श को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी, कभी कभी इसकी अवहेलना भी हो जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनः निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि ऐसा ऐसा भी बात हुआ था, नहीं तो भैया गड़बड़, पूरा का पूरा गड़बड़। यहाँ पर देखो, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। सब किसी को मिलाया जाए तो लगेगा कि एक ही वंश के सब हैं। बंधुता एवं विवाह, आगे देखते हैं। अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं, परिवारों के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। महाभारत के बारे में भी बताया जाएगा क्योंकि वही चीज तो है सिखाने लायक। हम बंधुता
पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। सही बात है, पैदा लेते पारिवारिक जीवन को हम स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, सभी परिवार एक जैसा बिहेव नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। आगे देखते हैं, पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी विभिन्नता होती है, अलग अलग बटे हुए रहते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे में पहले हम सुनते थे कोई शादी करने जाता था तो गांव के लिए एक सूट सिलवाए जाते थे, वही सूट पूरा गांव भर का लोग पहनता था विवाह करने के लिए, क्योंकि पहले उतना पैसा किसी के पास होता नहीं था। कोनो राजा महाराजा दे दिया तो दे दिया, नहीं तो भैया वही है फकीरी की हाल, धोती फटा, लुंगी फटा, गमछी फटा, कुर्ता फटा, गंजी फटा, बनियान फटा, वही पहनते थे। एक साथ रहते और काम करते पूरे परिवार के लोग, और अनुष्ठानों में कोई भी काम होता, पाठ पूजा होता तो अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करवाते, साथ ही उसको पूरा करवाते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे और एक ही परिवार में बहुत लोग होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। और अलग अलग रिश्तेदार, संबंधी मतलब रिश्तेदार, आज के भाषा में उसको रिश्तेदार बोला जाता है। पहले संबंधी चलता था, अब है रिश्तेदार। अब रिश्तेदार देखो कैसे है, तुम आगे बढ़ोगे रिश्तेदार तुम्हारा पिछवाड़ा पकड़ लेंगे। नहीं रे, तुम कैसे बढ़ेगा? हमारा बाप दादा 10,000 रुपया कमाया, हम 10,000 रुपया कमाए, तू ससुराल पासी कहे मतलब ज्यादा क्यों कमाएगा? तू भी साला 10,000 रुपया कमाएगा। ऐसे बोलने वाले परिवार रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन ऐसे बातें नहीं मानना चाहिए। मेरे बाप दादे ने 10,000 रुपया कमाया, मेरे बाप दादे ने लाख रुपया नहीं देखा, तो हम काहे नहीं देखे भैया? हम तो देखेंगे। किसी की औकात है तो रोक के दिखा दो, ऐसा जज्बा होना चाहिए शरीर में। औकात है तो रोक के दिखा दो, मैं नहीं रुकने वाला, मैं खरीदूंगा, हमारे पास पैसे होंगे, ऐसा जज्बा रखो। जो दुनिया करता है उसकी तो परवाह ही मत करो, भागो ससुरा, तुम सब कुछ वो करो, उससे हमको कोई लेना देने का नहीं। लेकिन तुम्हारा जो दिल करे, जो मन करे वही करो। और दिल हमेशा करता है कि बकलोली करें, प्यार मोहब्बत में डूब कर मर जाए, तो मरो, कौन रोकता है। लेकिन इस दुनिया से आगे निकलोगे तभी तुम असली के दुनिया में जाओगे, नहीं तो मरोगे उसी में, कुट मरोगे जिस तरह परिवार के लोग मरे हैं। खाओ पियो, परिवार बाल बच्चा, मर जाओ, खत्म कहानी। महाभारत, गीता, रामायण सब बताते हैं कि नहीं, इन संस्कारी परिवारों से, संस्कारी व्यवहार से, संस्कारी रीति रिवाज से, संस्कारी और संस्कार के अपने इन व्यवहारों से आगे निकलो और निकल कर एक जीवनी बनाओ अपनी। तुम अपना नाम बनाओ, तो अपना काम बनाओ, तो अपना प्रोफेशन बनाओ कि लोग तुम्हें पूजे। वैसा व्यक्तित्व बनाओ अपने आप को, ऐसा व्यक्ति बनाओ अपने आप का, इतना बड़ा, इतना शुद्ध आचरण रखो अपने आप का, तब जाकर कुछ कर सकते हो। हम तो जहीं भी जाते हैं लोग समझ जाते हैं कि भैया जी आ गए, बस यही मेरे लिए काफी होता है, मुझको इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। आगे देखते हैं, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। कैसे? पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे। परिवार वाले रिश्ते नैसर्गिक मतलब अपनापन, अपना खून माना जाता था, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती थी, इसलिए वो जाति हो गए, अलग जाति। ठीक है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में नहीं। हिंदू सनातन समाज में मानते हैं कि भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकता, भाई बहन के बीच में संबंध नहीं हो सकता, शारीरिक संबंध नहीं हो सकता, चचेरे भाई बहन के बीच में संबंध नहीं हो सकते, मौसेरे भाई बहन के बीच में संबंध नहीं हो सकते, क्योंकि इन सभी को अपना खून माना जाता है, अपना हिस्सा। लेकिन यही आप मुसलमानों में चल जाओ, मुसलमानों में है क्या कि अगर वह हमारी माँ का दूध नहीं पी है कोई लड़की चाहे लड़का, तो उसके साथ शादी हो सकता है, बगल वाली लड़की से शादी कर सकते हैं, चचेरे मौसेरे ककेरे फफेरे किसी के बहन से बेटी से शादी कर सकते हैं, बहन लगे कुछ भी लगे शादी कर सकते हैं थे। इसीलिए बोलते हैं, पहले जो बोले भैया भैया, अब बोले वही सैया सैया।
तो ऐसा कहानी तो भैया मैं क्या बोलूं, आप सबको पता ही है। तो भाई बहन इन सबको रिश्ता माना जाता था, खून का रिश्ता, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और ये मुसलमानों की जो कहानी है वो शुरुआती नहीं है और ना ही पहले की थी, कुछ नहीं। जब भारत में मुसलमान आए थे तो मुसलमानों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं था, इसलिए वो मानते थे कि हम लोग आपस में सेक्सुअल मतलब आपस में हम सब अपने आप को मिलाएं, अपना शारीरिक संबंध बनाएं, तो हमसे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो यहाँ पर रहेगा। तो वैसे ही जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोग आपस में सेक्सुअल टर्मिनेट होने लगे, मतलब यहाँ पर संभोग कर कर संबंध बनाकर और अपनी जीवनी अपनी जनसंख्या को वो लोग बढ़ाने लगे। और मेन कारण यही था कि वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहन बहन भाई बहन मौसेरा भाई बहन ऐसे वो लोग शादी कर लिया करते थे। एक ही मुसलमान के अनेकों स्त्री हो जाती थी। कैसे? क्योंकि एक मुसलमान इधर से हिंदुस्तान से 5-6 लड़कियों को पकड़ लो, शादी कर लो, हो गई कि नहीं 5-6 को। तो ऐसे ही मिलाकर वंश को तोड़ दिया गया है। हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए को बदल दिया गया है, क्योंकि हमारा डीएनए काला था लेकिन आज व्हाइट कर दिया गया है। कैसे? ये बदला है, ऐसा ही बदला है, अब बदलेगा, ऐसा ही बदलेगा, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे इधर उधर मुंह मारना तो हम ऐसा ही मरेंगे। ये कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं, हाँ यही सही बात है। कुछ देश हैं जो बाकी के देशों से अलग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जीन्स किसी दूसरा जीन्स से ना मिले, हमारा जीन्स हमारा ही रहेगा, बस काम खत्म। ये माना जाता है उधर के लोगों के माध्यम से। चलिए आगे जानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में देखा जाए तो इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। जो विशिष्ट परिवार हुआ करते थे, बड़ा परिवार राजा महाराजा का, उनके बारे में तो मिल जाता है कि कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे परिवारों के बारे में नहीं मिल पाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधित, यहां पर लिखा जा रहा है कि इतिहासकार जो थे परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं, और इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, और इस तरह यही व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा उनके। इसीलिए सब कुछ उनके लिए कुछ सामान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, और इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। इसलिए इस विचारों के बारे में पढ़ना जरूरी था, जरूरी है, और इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जो जरूरत के कॉलेज में एडमिशन ले लेवे, जो जिंदगी के कॉलेज में एडमिशन ले लेवे, उसको किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। रतनलाल टाटा इतना पढ़ने के बाद भी 30 साल तक वह टाटा इंडस्ट्री में एक मुलाजिम ही रह गए, छोटा सा कर्मचारी। बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया, सचिव बनाया गया, वहां का सीईओ, समझ लो। यहां पर देखते हैं पैतृक वंशिकता। तो इसका अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद पौत्र को, पौत्र के बाद प्रपौत्र को आदि से चलती रहे। पिता बेटा, बेटा उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा चलती रहे, उसको बोलते हैं पितृवंश। ठीक है। अब आता है मातृवंशिकता। तो पितृवंशिकता के बारे में पढ़ लिए। मातृवंशिकता, तो उस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। मां ही एक जिंदा बचे और उनके अनुसार एक और बच्चा हो जाए किसी कारणवश, तो उनका संबंध उनसे चलना चालू हो जाता है। जैसे मैं समझो कि एक राजा की एक लड़की है, बाकी कोई लड़का नहीं है, तो उस लड़की की शादी जिस लड़के से होगी तो उस लड़का का वंश नहीं चलेगा, उस लड़की के वंश वहां पर चलेगी। तो इसको बोलते हैं मातृवंशिकता, माता के वजह से वंश चले। जैसे में कुंती का परिवार,
पांडव तो खत्म हो गए, मर गए, अचानक मर गए। इसके बाद कुंती जो थी, कुंती के नाम से कुंती पुत्र, ये चलता था ना, कुंती पुत्र, कुंती पति, ऐसा कोई बोला, कुंती पांडव ऐसा बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं पितृवंशक व्यवस्था के आदर्श क्या थे उनके बारे में। क्या हम उन बिंदुओं, यहाँ पर लिखा है साफ, उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, उन चीजों को नष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर यहाँ पर देखा जाए तो महाभारत इसी की कहानी है। क्या है? यह बांधव, बांधव मतलब भाई, तो यह बांधव, यहाँ पर बांधव बंधुओं अलग अलग शब्द है लेकिन मतलब अलग अलग होता है, लेकिन शब्द के अनुसार, वाक्य के अनुसार ही उसका मतलब निकालना चाहिए। तो यहाँ बंधुओं के दो दल, जैसे में कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है महाभारत। दो भाइयों के बीच की कहानी यहाँ पर बताया जा रहा है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका जनपद अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं। जनपद में जब पढ़ेंगे, जनपद पढ़े थे ना 16 जनपदों के, महाजनपदों के बारे में, तो उनमें इनका नाम था कौरव वंश का, पांडव वंश का, तो उनके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। मानचित्र 1 मैप में देखने को मिला है। चलिए आगे जानते हैं। यह संघर्ष जो था युद्ध में परिणित हुआ, युद्ध में बदल गया, जिसमें पांडव विजयी हो गए और उनके उपरांत पैतृक वंश उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया और उनके बाद उनके बेटे को ही घोषित किया गया कि भैया तू राजा है। हालांकि पैतृक वंश महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, उसके पहले भी मौजूद थी, बाद भी था, अभी यार कुछ साल पहले हटा है, नहीं तो हमेशा था। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु इस आदर्श को और सुदृढ़ किया है। यहाँ पर देखो, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु जो है, इन्होंने उस आदर्श को सामने दिखाया है जो पैतृक वंशकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर, उनके सिंहासनों पर अपना राज्य अधिकार जमा लेता है। तो यह बताया गया है कि पिता के मरने के बाद उसके सिंहासन, उसके सत्ता पे किसका हक होता है? उनके बेटे का हक होता है। अधिकतर राजवंश जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पैतृक वंशकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं, उसके पहले भी होते आया है। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी, अलग अलग प्रकार के विभिन्नता थे। अब चलिए हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि पांडव कुल क्या थे। तो देखो, कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्तीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारा इलाका आप देख सकते हैं। पहले भी कपिल वस्तु था, लंबिनी था, पावा था, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया, सारनाथ, वाराणसी, कौशाम्बी, वत्स्य, कौशल, श्रवस्ती, इन सभी प्रकार के राज्य पहले भी थे। यमुना नदी ये है, गंगा नदी ये वाला इलाका है, पूरा ये गंगा नदी आया है, देख लो इधर से, ये यमुना नदी है, ये मथुरा है। और इसी मथुरा के इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, गोकुल, जिसमें कृष्ण पले बड़े, और इसी मथुरा के जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था। यह है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ खांडव वन पे बनाया गया था, जो पांडवों को दिया गया था कि भैया तुम यहाँ पर महल बनाओ रहो। हस्तिनापुर, कुरुवंश, सूरसेन, विराट, मत्स्य, ये सब कौरव क्षेत्र के राज्य थे, यहां से लेकर यहां तक, जिस पर पांडवों का अधिकार था, फिर कौरवों ने। लेकिन मैं तो मानता हूं भैया 105 भाई थे, बांट लेते आपस में यार, काय कुछ झगड़ा झंझट करने लगे बैल बुद्धि। सब गधों का झुंड था वहां पे। तो ये 100 भाई जो थे गधों के झुंड थे। लेकिन 100 भाई का गलती नहीं है, सबसे बड़ा गलती किसका होता है? बड़ा भाई का होता है। किसका गलती? बड़ा भाई का। बड़ा भाई को समझाने वाला कौन? मामा। तो सबसे बड़ा गलती मामा। इसीलिए आज भी लोग बोलते हैं सबसे दूर रहो, मामाओं से दूर रहो। जैसे में कंस मामा, ये शकुनी मामा, तो शकुनी और कंस जैसे मामा रहेंगे तो भैया जिंदगी में सर्वनाश निश्चित है। इसलिए इन सभी प्रकार के मामाओं को यहां से हटाओ, क्योंकि गधे मामाओं की जरूरत नहीं है। गधे मामा रहेंगे तो आपका कुल खत्म हो जाएगा, इसका आश्वासन मैं दे देता हूं आपको। इसलिए ऐसे मामाओं से दूर रहो।
जो चालू चटोर मामा है, लात मार के भगा उसको घर से। आगे देखते हैं। कभी कभी पुत्र के न होने पर भी एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव, कभी भाई, कभी रिश्ते नाते, ये लोग सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में देखा जाए तो स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्त, स्त्री का नाम प्रभावती का नाम जानते हो ना, जो गुप्त साम्राज्य की वहां की बेटी थी, उन्होंने, इसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, उन्होंने सत्ता का उपयोग करती थी, सत्ता पे राज किया। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। पितृ के सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेना ये कोई अलग बात नहीं था। ऋग्वेद जैसे कर्मकांड ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। तो जो धनी पुरुष थे, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी, वह भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। ज्यादा अच्छा दृष्टिकोण नहीं था, उनका भी खतरनाक दृष्टिकोण था। वह भी चाहते थे कि बाप के बाद हमारी संतान, मतलब बाप मर जाए तो उसके बाद हम राज करेंगे। तो ये कोई सोच खराब भी नहीं है भैया। हमारे पिता ने सोचा कि हम जिंदगी में दुनिया का भलाई करेंगे, हमने सोच लिया कि जिंदगी में दुनिया की भलाई करेंगे। क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया। उत्तम पुत्रों का प्रजनन यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तम पुत्रों का प्रजनन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बारे में स्वजनन के मध्य में लड़ाई क्यों हुई, उन सभी भाइयों के बीच में लड़ाई क्यों हुआ, महाभारत के बारे में यहाँ पर आपको मालूम चलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे विवाह के नियम। ठीक है, तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको जो भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। झिझकने का नहीं, क्योंकि झिझक गए तो क्या किए, कुछ नहीं किए। इसलिए ध्यान रखो, और जो भी आपको चाहिए बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।